Peripheral nerves and peripheral nerve injury. In this video, we are going to discuss about peripheral nerves and peripheral nerve injuries. So let us discuss about the anatomy of peripheral nerve. तो anatomy of peripheral nerve में हम पहले डिस्कस करेंगे स्पाइनल नर्व के बारे में. तो जो हमारे स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो हमारा जो वेंट्रल और डॉर्सल नर्व रूट होता है उसके यूनियन से मिलके बनती हैं. और जो हमारे ये जो नर्व रूट्स होती हैं जब ये हमारे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलती हैं तो ये दो रैमस देती हैं, डॉर्सल रैमस एंड वेंट्रल रैमस. तो जो वेंट्रल रैमस है ड्यू टू इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन उसके इंजरी या उसके अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अब अगर हम एक लार्ज नर्व की बात करें तो जो नर्व के सबसे मोस्ट आउटर मोस्ट जो शीथ प्रेजेंट होती है वो होती है माइलिन शीथ या एपिन्यूरल शीथ. उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो होता है एपिन्यूरियम, देन मिडिल लेयर पेरिन्यूरियम एंड इनर मोस्ट लेयर एंडोन्यूरियम एंड अंदर में फिर हमारे फेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब अगर क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व इंजरी की हम बात करें सो क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व दो तरह से होता है. पहला है सेडेंस क्लासिफिकेशन जिसमें जो नर्व इंजरी है वो 3 टाइप से क्लासिफाई होती है, न्यूरोपैरेक्सिया, एक्सोनोटोमोसिस और न्यूरोटोमोसिस. अगर सिंपल वर्ड में बोले तो न्यूरोपैरेक्सिया मीन्स कंप्रेशन ऑफ नर्व, एक्सोनोटोमोसिस मीन्स पार्शियल इंजरी ऑफ नर्व या फिर ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ एक्सोन एंड न्यूरोटोमोसिस मीन्स कंप्लीट इंजरी टू द नर्व. अब जो सेकेंड मोस्ट क्लासिफिकेशन है वो है सुदरलैंड क्लासिफिकेशन जिसमें 5 ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3, 4 एंड 5. सो ग्रेड 1 जो होता है वो होता है न्यूरोपेरेक्सिया मीन्स सिर्फ वहाँ पे कंप्रेशन रहेगा नर्व का. ग्रेड 2 एक्सोनोटोमोसिस, ग्रेड 2 में क्या होगा, देयर इज ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्सोन और उसमें जो हमारा एपिन्यूरियम है या जो फेसिकुलर स्ट्रक्चर है वो अफेक्टेड नहीं होता है. देन ग्रेड थ्री इसमें भी न्यूरोटोमेसिस होता है बट जो थर्ड डिग्री ऑफ इंजरी है ये एक एक्सोनोटोमेटिक और न्यूरोटोमेटिक टाइप की इंजरी है जिसमें बोथ एक्सोन्स और जो हमारा एंडोन्यूरियम है वो डैमेज होगा, लेकिन जो हमारा पेरीन्यूरियम या फिर जो हमारा फेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें अफेक्ट नहीं होते हैं. देन ग्रेड 4. सो ग्रेड 4 जो होता है इसमें हमारा एक्सोनल लॉस होता है, साथ ही एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और साथ ही साथ वहाँ पे फेसिकुलर स्ट्रक्चर भी एब्सेंट देखने को मिलते हैं. एंड ग्रेड 5 ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन होता है नर्व ट्रंक का जहाँ पे जो रिकवरी है वो 0% होती है. कंप्लीट रिकवरी हमें न्यूरोपेरेक्सिया और ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 ऑफ सुदरलैंड क्लासिफिकेशन एंड एक्सोनोटोमोसिस में भी इसमें कंप्लीट रिकवरी देखने को मिलती है बट बाकी की जो इंजरीज है उसमें जो रिकवरी है बहुत रेयरली देखने को मिलती है. सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व इंजरी. नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब. सो अपर लिम्ब में जो हमारे पेरिफेरल नर्व है तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा ब्रेकियल प्लेक्सिस. सो ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है, ये एक नेटवर्क है नर्व्स का जो कि हमारे सर्वाइकल स्पाइन से निकलते हैं, देन वो हमारे नेक, एक्सिला, देन आर्म में जाते हैं. जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो 4 क्रेनियल नर्व दैट आर C5, C6, C7, C8 एंड 1 थोरेसिक नर्व T1 से मिलके बनता है. सो ये एक फ्लो चार्ट फॉर्म है ब्रेकियल प्लेक्सिस को समझने के लिए. तो जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है उसमें रूट होता है, देन ट्रंक होता है, देन डिवीजन होता है एंड देन कॉर्ड होता है. सो जो रूट वैल्यू होती है ब्रेकियल प्लेक्सिस की होती है C5, C6, C7, C8 एंड T1. तो जो हमारा C5 और C6 का जो ट्रंक होता है वो दोनों मिलके दो डिवीजन देता है, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन. देन C7 जो है उसका जो ट्रंक है वो हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन देता है. देन अगेन C8 एंड T1 के जो ट्रंक होते हैं वो दोनों मिल के फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन देते हैं. सो जो हमारा अपर अपर डिवीजन, मिडिल डिवीजन और जो लोअर डिवीजन है इन तीनों के जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो मिलके हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म करता है जिसकी रूट वैल्यू होती है C5 to C8 एंड T1. देन जो हमारा अपर डिवीजन का जो
एंटीरियर डिवीजन होता है अपर कॉर्ड का, और मिडिल कॉर्ड का जो एंटीरियर डिवीजन होता है वो हमारा लेटरल कॉर्ड फॉर्म करता है, और जो हमारा लोअर ट्रंक होता है उसका जो एंटीरियर डिवीजन है वो हमारा मीडियल कॉर्ड फॉर्म करता है। सो जो लेटरल कॉर्ड है इसमें से जो नर्व की ब्रांचेस निकलती हैं उसको याद करने के लिए निमोनिक है LML। इसकी रूट वैल्यू होती है C5, C6 एंड C7। L stand for lateral pectoral nerve, M stand for musculocutaneous nerve, and last the L stand for the lateral root of median nerve. And each nerves have been discussed in the other video. Then posterior cord, so posterior cord की रूट वैल्यू है C5 to C8 and T1, और इसको याद करने का दो निमोनिक है, एक ल्यूनार देन अल्ट्रा, और कई लोग इसको STAR से भी याद करते हैं। सो अल्ट्रा के अकॉर्डिंग U for upper subscapular nerve, L for lower subscapular nerve, T for thoracic nerve, R for radial nerve and A axillary nerve। और ये जितने भी ब्रांचेस है पोस्टीरियर कॉर्ड के उन सब की रूट वैल्यू C5 C8 एंड T1 C5 to C8 एंड T1 रहेगा। देन जो हमारा लास्ट कॉर्ड है लोअर डिवीजन का दैट इज मिडिल कॉर्ड, जिसका रूट वैल्यू होता है C8 एंड T1, और इसके जो ब्रांचेस होते हैं उनको लर्न करने के लिए निमोनिक है M4U। सो 4M फर्स्ट medial pectoral nerve, second medial root of median nerve, medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm and ulnar nerve। सो ये था हमारा brachial plexus, उसके रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। इसके अलावा जो हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी की जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है लिफर्ट क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू विच ब्रेकियल प्लेक्सिस इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। टाइप 1 दैट इज इंजरी हैविंग ओपन वुंड, टाइप 2 क्लोज ट्रैक्शन इंजरी जिसका एग्जांपल है पुल और ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर फोर्सेप डिलीवरी, and third following anesthesia. Next, the classification of brachial plexus injury on the basis of anatomical location. So on the basis of anatomical location जो brachial plexus injury है वो 4 टाइप से क्लासीफाई की जाती है। upper plexus injury जिसको हम लोग Erb's paralysis कहते हैं, lower plexus injury जो कि क्लम्कीज पैरालिसिस, देन टोटल प्लेक्सस इंजरी जिसमें हमारा कंप्लीट ब्रेकियल प्लेक्सस का इंजरी होता है, जिसमें हमें जो पूरा जो हमारा आर्म फोरआर्म है जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसका फंक्शन लॉस हो जाता है, मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है। देन टाइप 4 जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है और जिसमें हमारा सिर्फ C7 नर्व रूट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। So first let us discuss about the Erb's paralysis. So जो Erb's paralysis है वो साइट ऑफ इंजरी क्या रहेगी Erb's paralysis होने के लिए? So upper trunk of brachial plexus. So जब हमारा upper trunk of brachial plexus में इंजरी होती है तो Erb's paralysis देखने को मिलता है। कॉजेज क्या हो सकते हैं? बर्थ इंजरी, फोर्सेप डिलीवरी, एनेस्थीसिया और फॉल ऑन द शोल्डर। नर्व रूट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? सो अर्व पैरालिसिस में जो हमारा मेन नर्व रूट जो इन्वॉल्व होता है C5 और C6 पार्शियली इन्वॉल्व होता है। और इसमें मसल पैरालिसिस कौन कौन सी देखने को मिलती है? तो मेनली बाइसेप्स, डेल्टॉइड, ब्रेकियोरेडियलिस एंड ब्रेकियलिस मसल्स का पैरालिसिस या फिर पैरेसिस देखने को मिलता है, और पार्शियली सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सुपिनेटर मसल्स की पैरालिसिस और पैरेसिस देखने को मिलती है। डिफॉर्मिटी या फिर डिसेबिलिटी की बात करें तो इसमें पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं इस बच्चे का पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी। और इसमें होता क्या है कि जो हमारा आर्म्स में अगर डिफॉर्मिटी की बात करें तो जो हमारे आर्म्स हैं वो हैंग्स मतलब लटके हुए रहेंगे, साइड में एडक्टेड रहेंगे, मीडियली रोटेटेड रहेंगे, और जो हमारा फोर आर्म है वो एक्सटेंडेड रहेगा प्लस प्रोनेटेड रहेगा। और इसके अलावा जो हमारे बाइसेप और सुपिनेटर जर्क या रिफ्लेक्सेस हैं वो भी एब्सेंट रहेंगे। जो हमारा लोअर पोर्शन है डेल्टॉइड का ये एरिया, यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा। और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो स्पेसिफिकली जो हम यूज़ करेंगे वो है IG स्टिमुलेशन, इंटरप्टेड गैल्वेनिक स्टिमुलेशन। और इसके मैनेजमेंट के लिए या फिर इसके
पोजीशनिंग के लिए हम लोग एरोप्लेन स्प्लिंट यूज़ करते हैं, ये एरोप्लेन स्प्लिंट है, या फिर चेस्ट स्प्लिंट यूज़ करते हैं। बाकी जो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है, वो जो इससे पहले जो वीडियो था जनरल प्रिंसिपल फॉर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट इन पेरिफेरल नर्व इंजरी, सो वो बाकी का मैनेजमेंट रहेगा। सो ये था हमारा पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस और उसकी इंजरी।